गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th आर्ट्स का, वो चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व के इस चैप्टर में आज हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि चुनाव में कौन सी प्रणाली को भारत में अपनाया गया है और किसी प्रत्याशी के विजय होने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए उसे मत किस आधार पे होने चाहिए और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। और इसके अलावा जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें प्रमुख रूप से हमें कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है वो है जो सबसे आगे वही जीते। यानी भारत में निर्वाचन व्यवस्था में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जिस प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई है, सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक वोट जनता ने उसके पक्ष में डाले हैं, उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को, उस पार्टी को प्रमुख रूप से क्या जीत प्राप्त होती है, क्योंकि उसके वोट है वो अन्य प्रतिनिधियों के मुकाबले ज्यादा होते हैं। आगे हम इसके विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चुनाव में एक विशेष विधि का पालन होता है। हम देखते हैं कोई भी चुनाव किसी भी स्थान से संबंधित हो, चाहे वो ग्राम से संबंधित हो, चाहे वो शहर से संबंधित हो, चाहे वो राज्य से संबंधित हो, चाहे वो देश से संबंधित हो, एक विशेष विधि के द्वारा है वो चुनाव को संपन्न करवाया जाता है। तो भारत में भी ये जो पद्धति है जो सबसे आगे वही जीते, इसमें क्या है, एक विशेष पद्धति का, विशेष नियमों का पालन किया जाता है, उसके अनुसार चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। बात आती है पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब बात आती है कि भारत देश है एक बहुत बड़ा देश है और इसमें क्या है कि 28 राज्य वर्तमान समय में है। और अगर बात करें कि भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है या पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ये जो बांटा गया है, विभाजन किया गया है, ध्यान रखना प्रत्येक राज्य से सीटें हैं वो समान नहीं है, असमान है। अब आती है कि सीटें समान क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है वहां तो सीटें क्या है, ज्यादा दी गई है, और जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहां सीटें कम दी गई है। आगे बात आती है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब बात आती है कि निर्वाचन क्षेत्रों को बांट दिया गया और हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो किसी भी चुनाव में एक प्रतिनिधि से अधिक प्रतिनिधि है वो चुनाव में खड़े होते हैं। जब किसी चुनाव में एक से अधिक प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो अब उसमें से कितने प्रतिनिधियों को प्रमुखतः चुना जाएगा, तो ध्यान रखना कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है, एक से अधिक प्रतिनिधियों को निर्वाचन क्षेत्र में नहीं चुना जाता। आगे बात आती है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब बात आती है कि बहुत सारे प्रतिनिधि है वो चुनाव में खड़े हुए और उनको वोटों की संख्या भी क्या है, किसी को ज्यादा मिली है, किसी को कम मिली है, किसी का प्रतिशत ज्यादा है, किसी का कम है, तो फिर प्रमुख रूप से कौन सा प्रत्याशी है वो जीत प्राप्त करेगा चुनाव में। तो ध्यान रखना कि जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को अपने अन्य जो प्रतिनिधि है, प्रतिद्वंदी है, उनसे अधिक वोट मिलते हैं वो प्रतिनिधि क्या है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी जिस उम्मीदवार को, जिस प्रतिनिधि को अपने जो समकक्ष, जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए चुनाव में उनसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, वो प्रतिनिधि क्या है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, वो जीत प्राप्त करता है। यह जरूरी नहीं उसे कुल मतों का बहुमत मिले। अब सबसे बड़ी बात यह आती है जो आगे वही जीते। तो ध्यान रखना कि इसमें स्पष्ट बात एक आई है, ये जरूरी नहीं उसे कुल मतों का बहुमत मिले। यानी हम देखते हैं कि जब चुनाव में एक से अधिक प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जब मान लो 2 प्रतिनिधि खड़े होते हैं तब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक को 50% से कम मत मिलेंगे, एक को 50 से ज्यादा मिलेंगे।
तो तब तो क्या है कि बहुमत हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब किसी चुनाव में 2 से अधिक प्रतिनिधि खड़े होते हैं, 3, 4, 5, तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि को क्या है कि बहुमत मिले या नहीं मिले ये जरूर नहीं है। हो सकता है एक प्रतिनिधि को है वो बहुमत प्राप्त हो गया और 4 प्रतिनिधि को नहीं हुआ। हो सकता है कि प्रतिनिधि है चुनाव में जो खड़े किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जरूर नहीं है कि उनको बहुमत प्राप्त होगा तो ही वो निर्वाचन यानी चुनाव में जीतेंगे। अगर बहुमत प्राप्त नहीं भी होता है तो वो जिसको सबसे अधिक वोट मिले हैं वो प्रतिनिधि है वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। आगे बात आती है इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं। अब बात आती है कि इस विधि को, इस प्रणाली को, इस तरीके को, इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं। जो सबसे आगे मतलब जिसको चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले हैं और वो जो अपने प्रतिद्वंदियों से सबसे आगे है वही प्रतिनिधि है वो चुनाव में जीते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ध्यान रखना, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, इसके साथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी इस चुनाव प्रणाली को कहा जाता है। कि चुनाव प्रणाली को जो सबसे आगे वही जीते। अब एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बात आती है कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें मिली। हमने यहां बात की थी पहले कि जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो प्रतिनिधि है वो निर्वाचित समझा जाता है। तो इसमें बात है कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें मिले, यानी उसको वोट तो क्या है कम मिले लेकिन सीटें क्या है उसको ज्यादा मिली। हमने बात की थी कि यहां जो सिस्टम है वो मतों के आधार पे है और सीटें भी क्या है इस यहाँ पे कांग्रेस को ज्यादा मिली क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है वो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक खड़े हुए थे और अधिक खड़े होने के कारण वो अपने क्षेत्र में दबदबा भी रखते थे और जनता से वो भली भांति परिचित भी थे और जनता उनका समर्थन करने वाली भी थी। तो इस कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी को जो मत प्राप्त हुए उसकी अगर तुलना हम सीटों से करें तो वो ज्यादा थी। आगे बात आती है कांग्रेस को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से जहां प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले, यानी अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि है जिन्होंने जीत प्राप्त की, उन्हें 50% से कम वोट मिले। यानी बहुमत की बात करें तब तो यह होती है कि 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए तब तो बहुमत है, लेकिन जब 50% से कम सीटें मिलती है तो हम उसे बहुमत नहीं कह सकते। हमने बात की थी कि बहुमत क्यों नहीं मिलता, जब 2 प्रतिनिधि खड़े होते हैं तब तो बहुमत प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब किसी चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र में 2 से अधिक प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो उनको बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न चुनावों में 2, 3, 4, 5, 6 तक प्रतिनिधि खड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुमत प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। तो इसमें बात आई कांग्रेस को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से जहां प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले हैं। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। जो हमने बात की कि जब चुनाव में अगर 2 प्रतिनिधि खड़े होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें बहुमत मिल जाता है, लेकिन जब किसी चुनाव में चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जब एक सीट पे 2 से अधिक व्यक्ति जब चुनाव में खड़े होते हैं, हो सकते हैं उनकी संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि किसी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चुनाव मैदान में वह प्रत्याशी जीत जाता है जिसको प्राय 50% से भी कम वोट मिलते हैं, यानी 50% से कम वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार या प्रत्याशी भी चुनाव में जीत जाता है। आगे बात आती है सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार जाते हैं और उन्हें कोई सीट नहीं मिलती। अब बात आती है, इसमें बात की थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, एक ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे।
जबकि जो दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, वो हार जाते हैं और उनको कोई सीटें नहीं मिलती। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार जाते हैं और उन्हें कोई सीटें नहीं मिलती। यानी जिन प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि जीता है उसको अधिक वोट मिले हैं, जिसको कम मिले हैं, चाहे उसको 2 वोट कम मिले, 1 वोट कम मिले, तो भी वो हार गए। और जो हारने वाले व्यक्ति या प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को एक भी सीट है वो इस चुनाव व्यवस्था में, इस निर्वाचन पद्धति में नहीं प्राप्त होती। और जिन उम्मीदवारों ने जिन मतदाताओं ने वोट दिए, उनके वोट का भी इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रह जाता। किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं। हम एक उदाहरण और समझते हैं। हमने बात की अभी कि जो 25% वोट मिलते हैं वो भी जीत जाते हैं। एक अन्य उदाहरण की बात आती है कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% ही वोट मिलते हैं। यानी बहुत सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई और एक पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 25% वोट मिलते हैं। अब बात करें हम अन्य की, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। जो अन्य पार्टियां खड़ी हुई है, किसी को 20% वोट मिले, किसी को 18% वोट मिले, किसी को 15% वोट मिले, किसी को 10% वोट मिले, किसी को 8, किसी को 5, किसी को 2, यानी अलग अलग प्रतिशत है सबको मिले। लेकिन फिर भी जीता कौन है? जिसको 25% वोट मिल जाते हैं, यानी जो सबसे अधिक वोट जिस पार्टी को प्राप्त हुए हैं वो पार्टी चुनाव में जीत जाती है। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सीट जीत सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे आगे वही जीते में, कि जिस पार्टी को बहुमत ना मिला हो, बहुमत से चाहिए कितने ही प्रतिशत सीटें कम मिली हो, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंदियों से, जो उसके साथ चुनाव में खड़े हुए हैं, उनसे अगर अधिक वोट प्राप्त कर लेता है, चाहे उसको बहुमत ना ही मिला हो, लेकिन सबसे अधिक उसको लोगों ने मतदान किया है, तो वो चुनाव में जीत जाएगा, चाहे उसको 25% वोट से कम ही वोट मिले हो। आगे बात आती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो क्या है, और इसमें प्रमुख रूप से चुनाव की कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात आती है, इस प्रणाली में एक भी वोट बेकार नहीं जाता। इस प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता या गुण की बात करें तो वो देखने को मिलता है कि इस प्रणाली में मतदाताओं द्वारा जो भी वोट डाला जाता है किसी भी पार्टी को, उनका एक भी जो वोट है, उनका जो एक भी मत है वो बेकार नहीं जाता। जबकि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में, जो पार्टी हार जाती है उसके मत का कोई महत्व नहीं रहता। जबकि इसमें प्रत्येक वोट है उसका महत्व रहता है और किसी भी व्यक्ति का जो वोट है, जो मत है, वो बेकार नहीं जाता। सर्वाधिक वोट प्रणाली में आप वोट देते हैं और वह उम्मीदवार हार गया तो आपका वोट बेकार चला जाता है। जो हमने बात की ऊपर वाली प्रणाली, यानी सर्वाधिक वोट प्रणाली, उसमें देखते हैं कि जिस पार्टी जीत गई उसके मत तो क्या है, सफल हो गए, लेकिन जिस पार्टी को कम वोट मिले वो पार्टी हार जाती है, और जिस पार्टी को मत मिले वो हार गई, उसको जिसने मत डाले उन मतों का, उन जो प्रतिनिधि जिनको चुना, उनका कोई महत्व नहीं रहता। जिस प्रणाली में एक भी वोट बेकार नहीं जाता उसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब बात आते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी स्पष्ट परिभाषा है कि जिस प्रणाली में एक भी वोट बेकार नहीं जाता, यानी सभी के वोट का समान महत्व समझा जाता है, वो कौन सी प्रणाली कहलाती है। तो ध्यान रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी मतदाता का एक भी वोट बेकार नहीं जाता। जिस पार्टी को जितनी सीटें मिली है, जितने वोट मिले हैं, उसके प्रतिशत के अकॉर्डिंग उस पार्टी को सीटें प्राप्त होती है। आगे बात आती है, इस प्रणाली में हर उम्मीदवार को या पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती है। इसमें एक विशेषता देखने को यह मिलती है कि जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं, जितने प्रतिशत है वो वोट डाले गए हैं, उनका जो प्रतिशत है उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या है कि सरकार है वो प्रमुख रूप से भागीदारी मिलती है, और प्रत्येक मत का इसमें महत्व रहता है। कोई भी वोट है वो अपने उम्मीदवारों का, जो उन्होंने अपनी पार्टी को डाला, वो बेकार नहीं जाता है।